वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। मानव जनन जो चैप्टर है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का लेक्चर 7। अब तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आत्रव चक्र को डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? निषेचन के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो चलते हैं बेटा, निषेचन क्या होता है क्या नहीं है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है टॉपिक बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन। ठीक है बेटा, निषेचन क्या है? ठीक है, निषेचन क्या होता है बेटा? बेसिकली बात करें, अगर छोटे शब्दों के अंदर, कम वर्ड्स के अंदर समझना चाहें तो युग्मकों का संलयन जो है वह निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मकों का संलयन जो है वह निषेचन कहलाता है। युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन जो है वह निषेचन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेटा, अगर हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को और एलिब्रेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? कि लैंगिक जनन के दौरान अगुणित नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण जो है वह निषेचन कहलाता है। लिखिएगा, देखना बेटा क्या कह रहा हूं कि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान अगुणित नर युग्मक शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। देखो बेटा, हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर, लैंगिक जनन के, अच्छा इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले, लिखिएगा बेटा, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड मेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम give rise to diploid zygote, diploid zygote during sexual reproduction, during sexual reproduction is called as फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा? बेटा, हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान दो पेरेंट काम में आते हैं। एक पेरेंट को हम लोग बोलते हैं नर और एक पेरेंट को बोलते हैं मादा। ठीक है? तो नर जो पेरेंट होता है, मेल पेरेंट जो होता है, वह मेल पेरेंट मेल गैमीट शुक्राणु का निर्माण करता है, और फीमेल पेरेंट के द्वारा, मादा पूर्वज के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है? तो इन दोनों के संलयन की जो क्रिया है, इन दोनों के संलयन की क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप
युग्मनज का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिएगा बेटा कि क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है बेटा, बेसिकली लैंगिक जनन के दौरान ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है बेटा, टू पेरेंट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, दो जो पेरेंट होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर एक पेरेंट तो क्या होता है बेटा, मेल पेरेंट, ठीक है, एक तो क्या होता है आपके मेल पेरेंट होता है, और एक क्या होता है, एक होता है बेटा फीमेल पेरेंट, ठीक है, एक तो होता है मेल पेरेंट और एक होता है फीमेल पेरेंट। बेटा मेल पेरेंट क्या करेगा, मेल पेरेंट मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, और मेल गैमिट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल पेरेंट क्या करेगा, फीमेल पेरेंट करेगा फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल गैमिट जो होते हैं वह होते हैं बेटा एग, या उसे हम लोग ओवम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेल गैमिट के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, और फीमेल पेरेंट से एग के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं oogenesis। क्लियर है बेटा। जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होते हैं ना, ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, दोनों ही अगुणित होते हैं। दोनों का क्या होता है बेटा, दोनों का होता है फ्यूजन, दोनों का क्या होता है, फ्यूजन। दोनों के फ्यूजन से आगे चलकर बनता है बेटा जायगोट। क्या बनता है, जायगोट, जो कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है, जो होता है डिप्लॉइड। यही क्रिया जो है, यही क्रिया आपके निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और लैंगिक जनन का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये पॉइंट भी लिख लेना। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन का यह जो है एक अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन के दौरान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल एक पेरेंट काम में आता है, तो वहां पर युग्मक भी एक ही तरह का बनता है, तो वहां पर किसी भी तरह की निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो वापस देखना बेटा कि निषेचन क्या है। अगर मोटे तौर पर बात करें, सिंपल सी समझने के लिए बात करें, तो युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा सा इलेबरेट करके इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो क्या है बेटा कि लैंगिक जनन के दौरान अगुणित नर युग्मक शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमिट स्पर्म एंड ओवम, हैप्लॉइड मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट ओवम, यहां पे लिख लेना फीमेल गैमिट ओवम, ठीक है। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, ओवम गिव राइज टू डिप्लॉइड जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। बेटा देखो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो पेरेंट काम में आते हैं, मेल पेरेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसकी वजह से मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल पेरेंट से oogenesis के द्वारा फीमेल गैमिट एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही बेटा हैप्लॉइड होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और इनके संलयन से द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण की क्रिया जो है वह आपके निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बेटा निषेचन लैंगिक जनन करने वाले
प्राणियों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले प्राणियों के अंदर निषेचन नाम की कोई भी क्रिया नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट स्पर्म एंड हैप्लॉइड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ओवम टू गिव राइज डिप्लॉइड जायगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अगुणित गतिशील नर युग्मक शुक्राणु और अगुणित गतिहीन मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से द्वियुग्णित युग्मनज के निर्माण को निषेचन कहा जाता है। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नर युग्मक शुक्राणु होता है ये क्या है बेटा? नर युग्मक मेल गैमेट स्पर्म है। ये है आपके मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म है। और स्पर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पर्म जो होते हैं वह गतिशील होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं। शुक्राणु गतिशील होते हैं या मोटाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु के अंदर पूंछ पाई जाती है। हम सभी ने पढ़ा है कि इस टेल रीजन को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो है ये होता है बेटा फीमेल गैमेट एग। क्या है बेटा? फीमेल गैमेट एग है। फीमेल गैमेट एग है या इसे हम लोग ओवम भी कहते हैं। यह जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है, अगतिशील होता है। तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा बेटा? जायगोट या युग्मनज बनता है। जायगोट या युग्मनज बनता है जो कैसा होता है बेटा? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक तो अगुणित होते हैं, जबकि जायगोट जो होता है वह द्विगुणित होता है। क्लियर है यहां तक कहानी? नेक्स्ट देखना बेटा। देखो बेटा, हम सभी जानते हैं कि जब मैथुन क्रिया होती है या जब सहवास होता है, कॉपुलेशन होता है या कोइटस होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो नर होता है, नर अपने पिनस की सहायता से, अपने पेनिस या पिनस की सहायता से कई लाखों शुक्राणु सीमन के माध्यम से मादा के योनि मार्ग में स्थानांतरित कर देता है। इसी क्रिया को हम लोग इनसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू द वेजाइना। ठीक है, इनटू द वेजाइना द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। मैथुन या सहवास के दौरान शिश्न द्वारा योनि में वीर्य स्खलित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सीमन का कंपोजिशन क्या होता है। सीमन के अंदर एक तो कई सारे स्पर्म होते हैं और उसमें सेमिनल प्लाज्मा जो है वह प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेमिनल प्लाज्मा। तो कोइटस या कॉपुलेशन के दौरान पेनिस की सहायता से मादा के योनि मार्ग में या जनन पथ के अंदर कई सारे शुक्राणु और उसके साथ में सेमिनल प्लाज्मा को छोड़ दिया जाता है। और इस शुक्राणु के साथ में सेमिनल प्लाज्मा जब मिल जाता है, जुड़ते हैं, तो इसे ही हम लोग वीर्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य कहते हैं। ठीक है, मतलब वीर्य क्या होता है बेटा? वीर्य के अंदर बेसिकली शुक्राणु प्लस शुक्रिय प्लाज्मा क्या प्रेजेंट होता है बेटा? शुक्रिय प्लाज्मा। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है नर जनन तंत्र के अंदर, जो सहायक ग्रंथियां होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल, इन तीनों का जो सिक्रेशन जो होता है उसे हम लोग शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। मतलब ये सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से आया? ये सेमिनल प्लाज्मा बेटा एसेसरी ग्लैंड से आया। एसेसरी ग्लैंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक होती है मतलब एक नंबर पर होती है बेटा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल होती है, ये पेड होती है। दूसरी होती है बेटा प्रोस्टेट, ये अनपेड होती है। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो सिक्रेशन है, इन तीनों का सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। अब देखो बेटा क्या होता है,
कॉपुलेशन के समय ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसे हम लोग काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जिसे हम लोग काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, इसका सिक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायता करता है। अगर पेनिस का लुब्रिकेशन हो गया तो वो वेजाइना के अंदर अच्छे तरीके से एंटर कर पाएगा और कॉपुलेशन के दौरान वेजाइना के अंदर सीमन को छोड़ दिया जाता है। अब आगे क्या होता है, अब आगे देखना बेटा कि जो मेल स्पर्म जो होता है, नर युग्मक शुक्राणु जो होता है, हम सभी जानते हैं कि शुक्राणु गतिशील होते हैं। इंसेमिनेशन तो यहां पर हुआ, ये शुक्राणु जो होते हैं वह गतिशील होते हैं, इसलिए यह इस मादा के जनन पथ के अंदर तेजी से मूवमेंट करते हैं और सर्विक्स से होते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं, यूट्रस की सहायता से होते हुए ठेठ एंड में फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से समझना, क्या हुआ कि जो शुक्राणु हैं वह शुक्राणु गतिशील होते हैं। यहां पर योनि के अंदर कई सारे शुक्राणु तो नष्ट हो जाते हैं, वो एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे नहीं, कि यहां पर कई लाखों की संख्या के अंदर शुक्राणु छोड़े जाते हैं। उनमें से कुछ शुक्राणु तेजी से गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं और ये योनि से ऊपर वाला भाग सर्विक्स से सबसे पहले सर्विक्स में पहुंचते हैं, सर्विक्स के बाद पहुंचते हैं यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर पहुंचते हैं, गर्भाशय के बाद ये फैलोपियन नलिका के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, एक होता है बेटा इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला और एक होता है स्टेमस। देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये अगर यहां पर देखें तो यहां पर है बेटा वेजाइना, ठीक है, और ये क्या है बेटा सर्विक्स, सॉरी सर्विक्स ये वाला है, एक मिनट ये है वेजाइना, ये है आपके सर्विक्स, ये है यूट्रस, ठीक है। तो यहां पर वेजाइना के अंदर जो शुक्राणु छोड़े गए वह तेजी से गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं और सर्विक्स में आते हैं। सर्विक्स के बाद कहां चले जाएंगे बेटा, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के बाद वो चले जाते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है चले जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, ओविडक्ट नाम से जानते हैं। देखिएगा बेटा क्या होता है कि इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं बेटा, इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बेटा एम्पुला। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला। और ये जो बिल्कुल पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बेटा स्टेमस। ये हम लोग ने जब मादा जनन तंत्र पढ़ा था उस समय बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। तो ये जो शुक्राणु है वह तेजी से गति करते हुए अंत में कहाँ पहुंचते हैं, एम्पुला रीजन पर पहुंचते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि द मेल स्पर्म्स आर मोटाइल, नर शुक्राणु गतिशील होते हैं। सो दे स्विम रैपिडली एंड passes through the cervix and enter into the uterus and finally reach at the ampulla region of fallopian tube। नर शुक्राणु गतिशील होते हैं इसलिए वे तेजी से तैरते हैं और गर्भाशय गिरवा से गुजरते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच गए बेटा, एम्पुला क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं। बेटा इस दौरान क्या होता है, इस दौरान अगर इस दौरान अंडाशय से अंड जो है, ओम जो है, एग जो है वह रिलीज होता है और वह फिम्बरी की सहायता से कैच होता है और फैलोपियन नलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और फैलोपियन नलिका के अंदर प्रवेश करके वह भी कहां पहुंच जाएगा, एम्पुला क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। क्या कह रहा हूं बेटा कि द ओवम रिलीज्ड बाय, ये जो ओवम ये क्या है बेटा, ये है ओवेरी, ये है ओवेरी। ओवेरी से क्या हुआ, इसी दौरान एग का रिलीज अगर होता है तो ओवेरी से इसी दौरान अगर एग का या ओवम का रिलीज होता है तो यह ओवम भी कहां पर पहुंच जाएगा। पहले तो इस ओवम को किसने पकड़ा बेटा, फिम्बरी ने पकड़ा। फिम्बरी जो किसका पोर्शन होता है बेटा, वह इनफंडिबुलम का पोर्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, एग को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यह एग जो है फिम्बरी की सहायता से
फैलोपियन नलिका के अंदर चला जाएगा। यह एग सबसे पहले पहुंचता है इनफंडिबुलम क्षेत्र के अंदर। इनफंडिबुलम को पास करके यह भी कहां पहुंच जाएगा बेटा, यह भी एग एम्पुला क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया बेटा, एम्पुला क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर है चीज? क्या कह रहा हूं बेटा कि द ओवम रिलीज्ड बाय ओवेरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुला रीजन। There is fusion of sperm and ovum take place, means in the ampulla region of fallopian tube fertilization take place। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडाशय द्वारा जारी की जगह लिख लो अंडाशय द्वारा, ठीक है, अंडाशय द्वारा निकला लिख लो यहाँ पर, अंडाशय द्वारा निकला अंडाणु भी एम्पुला क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जिसका अर्थ यह है कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है कि निषेचन कहाँ होता है बेटा, निषेचन जो है एम्पुला रीजन के अंदर होता है। द फर्टिलाइजेशन साइट जो है वह क्या है बेटा, एम्पुला है। एम्पुला जो है इट इज फर्टिलाइजेशन साइट होती है। एम्पुला क्षेत्र जो होता है, एम्पुला क्षेत्र जो होता है वह आपके निषेचन स्थल होता है। क्या होता है बेटा, निषेचन स्थल होता है। ठीक है, हालांकि बेटा अगर मोटे तौर पर बात करें तो रियली में एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पर, एम्पुला स्टेमस जंक्शन के ऊपर जहां पर एम्पुला और स्टेमस जुड़ते हैं वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। अगर ये नहीं लिखा हुआ हो और अगर ये लिखा हो एम्पुला स्टेमस जंक्शन, एम्पुला स्टेमस जंक्शन, वहां पर जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन एम्पुला क्षेत्र लिखा हो तो वह भी राइट आंसर माना जा सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये पॉइंट क्लियर है बेटा, स्लाइड अब देखना। फर्टिलाइजेशन कब होगा? निषेचन तभी संपन्न है जब एग और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय पर एम्पुला क्षेत्र में आए। अगर ये दोनों एक ही समय पर एम्पुला क्षेत्र में नहीं आए तो निषेचन पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा हूं कि देखो बेटा, हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 14th डे के आत्रव चक्र के 14वें दिन 14th डे के दौरान एग का रिलीज होता है। अगर उसी दौरान कोइटस हुआ है, अनसेफ कोइटस या अनसेफ कॉपुलेशन हुआ है, तो उस दौरान स्पर्म जो है वह भी मादा मार्ग के अंदर छोड़े जाते हैं और निषेचन तभी होगा जब एक ही समय पर शुक्राणु और उसी समय पर अंडाणु एम्पुला क्षेत्र में पहुंचे, अदरवाइज निषेचन नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट कि एवरी कॉपुलेशन डू नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। हर एक सहवास निषेचन को प्रेरित नहीं करता है। यही स्लाइड ये कह रही है कि क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर transported simultaneously to the ampulla region. Thus, all copulation do not leads to यहाँ पे ऐड कर देना बेटा, leads to fertilization and pregnancy। हर एक सहवास निषेचन और गर्भावस्था को प्रेरित नहीं करता है। निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ एम्पुला क्षेत्र में पहुंचाए जाए। इस प्रकार सभी मैथुन के परिणाम स्वरूप निषेचन और गर्भावस्था नहीं हो सकती। क्लियर है पॉइंट बेटा? फिर देखो बेटा क्या होता है, इसको समझिएगा कि फर्टिलाइजेशन के समय वैसे तो कई सारे स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के समय कई सारे स्पर्म जो है वह एग के संपर्क में आते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक स्पर्म जो है, एक स्पर्म में हम सभी जानते हैं कि स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम, स्पर्म के ऊपर क्या होता है बेटा, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। और एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है बताइए बेटा, पढ़ाया हुआ है पहले। एक्रोसोम का निर्माण बेटा गाल्जी कॉइल से होता है। किससे होता है? फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। ये किससे बनता है बेटा?
फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। हर चीज बेटा याद रखनी है बेटा, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी। और एक्रोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइएलुरोनिडेज। क्या नाम है बेटा? हाइएलुरोनिडेज। ये क्या करता है बेटा? यह एग की जोना पेलुसिडा, ये जो लेयर है ना, इस लेयर को बोलते हैं बेटा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा लेयर के संपर्क में आता है और क्या करता है? उस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, उसको डिसॉल्व करता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन एंट्री के साथ साथ ये एक और इंपॉर्टेंट काम करता है कि जब स्पर्म अंदर आ जाता है तो अपनी एंट्री के साथ में यह स्पर्म के यह एग के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता है कि दूसरे जो स्पर्म जो होते हैं वह इस एग के अंदर एंटर नहीं हो पाते। क्लियर है कहानी? क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। निषेचन प्रक्रिया के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आता है एंड of the ovum and induces the changes in membrane that block the entry of additional sperm। और झिल्ली में कुछ ऐसे बदलाव करता है जिसकी वजह से दूसरे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करे। क्लियर है कहानी बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा क्या कह रहा है, ये मैंने बता दिया कि द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का सिक्रेशन, बेसिकली एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइएलुरोनिडेज। हालांकि एनसीईआरटी ने लिख नहीं रखा है लेकिन आपको मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, जस्ट ओनली फॉर नॉलेज। याद होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पूछेगा, नीट में नहीं पूछेगा, क्योंकि नीट के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। किसी भी नीट में या कोई भी कंपटीशन है वहां पर नहीं पूछेगा, केवल आपको याद रखने के लिए मतलब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बता रहा हूं कि सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म help the sperm entry into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। कि शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के स्त्रवण क्या करते हैं? जोना पेलुसिडा और एग मेम्ब्रेन के माध्यम से शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करवाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। फिर क्या होता है बेटा? देखो, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के दौरान ही, अभी तक ध्यान रखना, अभी तक उस एग डेवलपिंग एग के अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ था। याद करो जब हमने oogenesis पढ़ा था तब बताया था कि उसमें क्या हुआ बेटा? उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, बेसिकली उसका नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte है। तो जैसे ही उस सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म की एंट्री से उस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड जो है वह कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड के कंप्लीट से क्या बनता है? एक एग बनता है और एक द्वितीयक ध्रुवकाय बनती है। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी oocyte है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये सेकेंडरी oocyte है। बेसिकली स्पर्म जो है वह एग के अंदर एंट्री न करके किसके अंदर एंट्री करता है बेटा? सेकेंडरी oocyte के अंदर एंट्री करता है। किसके अंदर एंट्री करता है बेटा? सेकेंडरी oocyte के अंदर एंट्री करता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब सेकेंडरी oocyte जो बनता है उस सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर जैसे ही स्पर्म आएगा वह उस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड को इनिशिएट कर देता है। और मियोसिस सेकंड होगा तो एक बनेगा एप्लॉइड ओवम और एक बनेगा द्वितीयक ध्रुवीय काय। क्या बनेगी? द्वितीय ध्रुवीय काय बनती है। एक मिनट बेटा,
क्या होता है बेटा कि जैसे ही शुक्राणु जो है वह सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है, बेसिकली एग के अंदर नहीं करता है, बोलते अपन लोग एग है, लेकिन रियली में क्या होता है, वह सेकेंडरी oocyte होता है। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड इनिशिएट हो जाता है, और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा तो एक अगुणित एग और एक द्वितीयक ध्रुवीय काय बनती है। क्या बनता है बेटा, एक तो क्या बनेगा, अगुणित अंड बनेगा, अगुणित अंड बनता है, और दूसरा जो है, एक तो बनता है अगुणित अंड और दूसरा जो बनता है बेटा द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा, ये देख लीजिएगा। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीटेशन, दिस का मतलब व्हाट है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte इंड्यूसेस द कंप्लीटेशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। मतलब मियोसिस का कंप्लीटेशन होता है लेकिन मियोसिस सेकेंड का इनिशिएशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो एन अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ एप्लॉइड ओवम या ऊटिड भी बोलते हैं। यह द्वितीयक अंडक के असूत्री विभाजन को पूरा करने को प्रेरित करता है। दूसरा असूत्री विभाजन भी असमान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी कोशिका अंड और एक छोटी कोशिका द्वितीयक या द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। यहां तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। बिल्कुल कहानी क्लियर है। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। अब क्या होगा, अब उस उटिड के अंदर, उटिड के केंद्रक के साथ में स्पर्म का केंद्रक जो है वह संलित हो जाता है और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं। शीघ्र ही शुक्राणुओं का अगुणित केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में संलित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्लियर है कहानी बेटा पूरी, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव का लिंग निर्धारण, ठीक है। हालांकि सर ये आपने कैसे बीच में ले लिया बेटा, देखना बहुत ही शानदार तरीके से लिया है, क्योंकि लिंग का निर्धारण लगभग इसी दौरान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि युग्मनज में आगे चलकर क्या होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो बात करते हैं कि लिंग निर्धारण होता क्या है बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक किसी भी फिटस के जेंडर का जो डिटर्मिनेशन है कि वह जेंडर नर होगा या मादा होगा, उस डिटर्मिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। कि डिटरमाइन ऑफ जेंडर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिएगा बेटा, ध्यान से समझते हैं बेटा इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन, या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं बेटा, लिंग निर्धारण क्या होता है, कि सजीव की भ्रूणीय अवस्था के दौरान उसके लिंग का निर्धारण, ठीक है। क्या लिखिएगा बेटा, सजीव में भ्रूणीय अवस्था के दौरान, भ्रूणीय अवस्था के दौरान उसके लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, एक मिनट, निर्धारण, लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण कहलाता है कि वह जो भ्रूण जो है वह नर होगा या मादा होगा। क्या होगा बेटा, डिटरमाइन ऑफ जेंडर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट इन लिविंग बीइंग, इन लिविंग बीइंग्स is called as sex determination, is called as sex determination। देखो बेटा, अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार का लिंग निर्धारण की तरीके पाए जाते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। अलग अलग जीवों में आपको अलग अलग प्रकार के लिंग निर्धारण के तरीके देखने को मिलेंगे। कुछ जीवों में लिंग का जो निर्धारण होता है वह एनवायरमेंट की सहायता से होता है, वातावरण की सहायता से भी होता है कि कुछ जीव गर्म वातावरण होगा तो नर बनाएंगे, कुछ जीव ठंडा वातावरण होगा तो मादा के अंदर डेवलप हो जाएंगे। मनुष्य की बात करें हम लोग तो मनुष्य के अंदर लिंग का जो निर्धारण होता है, सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वह गुणसूत्रों की सहायता से होता है, और ऐसा जो लिंग निर्धारण है उसे हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लिखिएगा बेटा पॉइंट को, अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीवों में लिंग निर्धारण के, लिंग निर्धारण के अलग अलग तरीके उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म possess different method of sex determination, of sex determination। जैसे बेटा कईयों के अंदर वातावरण की सहायता से भी लिंग निर्धारण होता है नहीं अपने एनसीईआरटी में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अपने हैं मनुष्य के अंदर, इन ह्यूमन मनुष्य के अंदर लिंग का जो निर्धारण होता है वह गुणसूत्रों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? क्रोमोसोम की सहायता से होता है, और ऐसा जो लिंग निर्धारण है उसे हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। लिखिएगा बेटा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों की सहायता से होता है, गुणसूत्रों की सहायता से होता है, और ऐसा लिंग निर्धारण, ऐसा लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा क्या कह रहे हैं, इन ह्यूमन द सेक्स इज determined with the help of chromosome, with the help of chromosome, and such type of sex determination is called as chromosomal sex determination, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसे हम लोग गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसको इस स्लाइड से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट फर्टिलाइजेशन स्टेज। इसलिए बेटा अब आपको समझ में आया कि क्यों हम लोगों ने
ये टॉपिक पहले लिया, क्योंकि लिंग का जो निर्धारण होता है वह बेटा निषेचन लेवल पर ही होता है। कहाँ पर होता है? निषेचन स्थल पर ही होता है कि सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द फर्टिलाइजेशन स्टेज। शिशु का लिंग निषेचन के चरण में ही तय हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अच्छा इसको पहले हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। बेटा देखना, मनुष्य के अंदर गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा बेटा, क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सीधी हेडिंग डाल देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं गुणसूत्र। बेटा देखना, दो प्रकार के गुणसूत्र हैं। टोटल गुणसूत्र अपन सब जानते हैं कितने होते हैं बेटा? 23 पेयर्स होते हैं, या हम लोग कहते हैं 46 गुणसूत्र एक कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं बेटा? एक क्रोमोसोम जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम, या इन्हें ही हम लोग बोलते हैं बेटा सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, अलिंगी गुणसूत्र, इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा अलिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और जो दूसरे गुणसूत्र होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा एलोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? एलोसोम, या इन्हें ही हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंगी गुणसूत्र क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? इनको लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखना बेटा क्या होता है कि ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में काम में नहीं आते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या है? लिखिएगा बेटा, ऐसे गुणसूत्र, लिखिएगा बेटा ऐसे, एक मिनट, ऐसे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं बेटा, चलिए एक मिनट, ओके, ठीक है, बड़ा लिखते हैं थोड़ा। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में काम में नहीं आते, नहीं आते, उन्हें हम लोग अलिंगी गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन, डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा ये किस लिए होते हैं? ये बेटा कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। त्वचा का रंग, आंखों का रंग, हाइट, ये सब क्या है बेटा? कायिक लक्षण है। इनके लिए ये गुणसूत्र जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये गुणसूत्र कायिक लक्षणों के लिए, कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, होते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर, किसके लिए? सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बेटा मनुष्य के अंदर अगर इसकी संख्या की बात करें तो मनुष्य के अंदर इनकी जो संख्या होती है ये होती है 22 पेयर्स, 22 जोड़ी। कितने होते हैं बेटा? 22 जोड़ी या 22 पेयर्स जो होते हैं वह होते हैं। फिर बात करते हैं बेटा एलोसोम की, या जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंगी गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में लिंग निर्धारण में काम में आते हैं उन्हें हम लोग एलोसोम्स बोलते हैं। क्या होगा बेटा? ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण में, ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम में
आते हैं। इसीलिए तो इन्हें हम लोगों ने क्या बोल दिया, लिंगी गुणसूत्र बोल दिया कि मतलब पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, लिंग के निर्धारण के अंदर ये काम में आते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, इनकी संख्या की बात करें तो ये इनकी संख्या जो होती है, इनका जो नंबर होता है, इनकी जो संख्या होती है, संख्या की बात करें तो ये इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है बेटा, 2 होती है। कौन कौन सा, एक होता है बेटा एक्स गुणसूत्र, एक तो होता है बेटा आपके एक्स गुणसूत्र, और दूसरा होता है बेटा वाई गुणसूत्र। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, वाई गुणसूत्र। एक तो होगा बेटा एक्स क्रोमोजोम, और दूसरा जो होता है वह होता है बेटा आपके वाई क्रोमोजोम। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, क्या कहा आपने कि गुणसूत्र जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स, या जिन्हें हम लोग सोमेटिक क्रोमोजोम कहते हैं, और एक जो होते हैं वह होते हैं बेटा आपके एलोसोम्स, या जिन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या होंगे, अलिंगी गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, आर कॉल्ड एज अलिंगी गुणसूत्र और ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम। तो बेटा ये किस लिए होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर्स, ये कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं बेटा, मनुष्य के अंदर बात करें कि मनुष्य के अंदर इनकी जो संख्या होती है वह 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 22 जोड़ी या 22 पेयर, या अगर लिखा हो 44, दैट विल बी राइट आंसर, वो भी राइट आंसर माना जाएगा। दूसरे जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा एलोसोम। एलोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम में आते हैं, कि दे पार्टिसिपेट्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में काम में आते हैं उन्हें हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। और मनुष्य के अंदर इनकी संख्या 2 होती है, एक तो होता है एक्स गुणसूत्र और एक होता है वाई गुणसूत्र। क्लियर है बेटा? अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं। मानव में, अच्छा ये भी पहले लिख लेते हैं बेटा। देखो बेटा, अब देखना बेटा, मनुष्य के अंदर जो मेल होता है, मेल नर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या है, ये जो 44 है ना, ये 44 बेटा ऑटोसोम है। क्या है बेटा, ऑटोसोम है। और ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई क्या है बेटा, ये है आपके एलोसोम। क्या है बेटा, एलोसोम होता है। ठीक है, मादा को कैसे लिखा जाता है बेटा, गुणसूत्र पैटर्न में फीमेल को, मादा को लिखते हैं बेटा 44 प्लस एक्स एक्स। ये जो 44 है ना, ये क्या है बेटा, अगेन दे आर ऑटोसोम। ये क्या है बेटा, ऑटोसोम है। और ये एक्स एक्स क्या है बेटा, ये होते हैं बेटा एलोसोम। क्लियर है बेटा? मनुष्य के अंदर ऐसे होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वही यहां पर बताया बेटा, वही क्या बताया बेटा कि मानव में गुणसूत्र पैटर्न इस प्रकार का होता है। ह्यूमन मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल को लिखा जाता है 44 प्लस एक्स एक्स। ये बेटा, ये क्या है बेटा, ये मेल का सिंबल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी है बेटा ऑटोसोम। ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक्स और वाई, ये है बेटा एलोसोम। इसके अंदर एक्स जो होता है वो बड़ा होता है, वाई जो होता है वह छोटा होता है, ये ध्यान रखना बेटा। ये क्या है बेटा, ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये 44 तो क्या है, ऑटोसोम है, और 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा 2 एक्स भली होते हैं, लेकिन यहां पर फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटाइज्ड करके रखा जाता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। फीमेल में, ह्यूमन फीमेल के अंदर, पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ह्यूमन फीमेल के अंदर, अगर ह्यूमन फीमेल की हम लोग बात करें तो ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या है कंडीशन, 44 प्लस एक्स एक्स। बेटा इस एक एक्स को अक्रिय कर दिया जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बेटा अक्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा,
और यह एक ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देता है जिसे हम लोग बार बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बार बॉडी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा। हालांकि एनसीईआरटी में अभी नहीं है, पुराने जमाने के अंदर यह एक फेवरेट क्वेश्चन होता था। क्या होता था कि मानव मादा में एक एक्स गुणसूत्र अक्रिय अवस्था में हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो वह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। अक्रिय अवस्था में रहता है जो एक ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देता है जिसे बार काय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बार काय। ठीक है, क्या है देखना, लिख लीजिएगा बेटा। मानव मादा में एक एक्स गुणसूत्र को हेटेरोक्रोमेटिन में परिवर्तित कर हेटेरोक्रोमेटिन में परिवर्तित कर उसे अक्रिय कर दिया जाता है। अक्रिय कर दिया जाता है जिसे बार काय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे बार काय कहते हैं। बेटा बार काय का नंबर पूछा जाता है, बार काय का नंबर पूछा जाता है। तो बेटा बार बॉडी का नंबर, एक मिनट, बार बॉडी का अगर नंबर देखें तो नंबर ऑफ बार बॉडी जो होती है ना, वह हमेशा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 होता है। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक घटा दो, वही जो है वह बार बॉडी की संख्या होती है। ये ध्यान रखना बेटा। बार काय की संख्या कितनी होती है बेटा? एक्स गुणसूत्र की संख्या -1 जो है वह फार्मूला होता है। बेटा देखना, बार काय जो होता है एमिनियोसेंटेसिस के दौरान, जो ऐसे डॉक्टर जो अपने पेशे के ऊपर बहुत मतलब एक कलंक है, जो जेंडर का डिटर्मिनेशन करते हैं अल्ट्रा सोनोग्राफी के दौरान, तो वो उस दौरान क्या देखते हैं बेटा? बार काय को ही देखते हैं, बार बॉडी को ही देखते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़े ऐसे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत बड़ी कलंक हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि ऐसे समाज के अंदर कलंक नहीं बनना है। ठीक है ना? तो देखना बेटा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर फीमेल की बात करें, ह्यूमन नॉर्मल फीमेल की बात करें, नॉर्मल फीमेल जिसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? 44 + XX। तो यहां पर 2x है, तो यहां पर बार काय का नंबर कितना हो जाएगा बेटा? बार बॉडी की हम लोग बात करें तो यहां पर 1 जो है बार बॉडी देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम की बात करें, टर्नर सिंड्रोम को कैसे लिखा जाता है बेटा? 44 + X0। तो यहां पर बार बॉडी क्या होगी बेटा? 0, बार बॉडी होगी नहीं। तो इस तरीके से बार बॉडी का नंबर निकाला जाता है। टॉपिक लगा मुझे कि पढ़ाना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डीपली अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको साथ में ले लिया। फिर देखो बेटा क्या होता है, अब देखना बेटा, यहां तक हो गया। अब देखो बेटा क्या होगा कि जो नर है मेल की बात करें, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन मेल को हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? 44 + XY। और फीमेल को कैसे लिखेंगे? ह्यूमन की फीमेल को लिखेंगे 44 + XX। ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल फीमेल लेंगे हम लोग 44 + XX। अब देखो बेटा क्या होता है, जब इससे शुक्राणु बनते हैं ना, इससे जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। 2 तरीके के स्पर्म जो है
उसका निर्माण होता है। जस्ट एक मिनट। देखो क्या होता है, सॉरी बेटा, कोई कॉल आ जाते हैं, पता ही है आजकल का माहौल, तो कॉल तो कभी भी आ सकते हैं। 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है बेटा, 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 2 प्रकार के शुक्राणु जो है बनते, निर्माण होता है। 2 कैसे भाई, कि बेटा देखना कि एक तो जो होता है, एक तो आपके होगा, एक शुक्राणु जो होता है वह होगा 22 प्लस एक्स वाला, और एक जो होगा 22 प्लस वाई वाला। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 2 प्रकार के शुक्राणु बन गए। एक तो बन गया 22 प्लस एक्स और एक बन गया 22 प्लस वाई। लेकिन यहां पर जब oogenesis होती है, यहां पर जब oogenesis होती है, अंड जनन की क्रिया होती है, तो एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है। एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है। ये थोड़ी सी ध्यान रखना। ओनली एक ही बनता है वैसे भी, ओनली सिंगल टाइप ऑफ एग इज फॉर्म्ड। एग इज फॉर्म्ड। कौन सा बनेगा बेटा, वो बनेगा बेटा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स जो है यह अंडाणु बनेगा। ये क्या बन गया बेटा, ये हो गया, सपोज मैं कह देता हूं स्पर्म ए, ये हो गया स्पर्म ए, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा स्पर्म बी, और ये जो हो गया वो एग हो गया। एग एक ही प्रकार का है, तो इसलिए हम लोग यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसको यहां पर स्लाइड से देख लेते हैं कि मानव नर में 50% शुक्राणु में, अच्छा 22 कैसे लिख लिया, ये 22 लिखो बेटा, यहाँ पे 22 22, ठीक है ना बेटा, 22 है, ठीक है ना, इसको मिटा ही देता हूं ना। 22 प्लस एक्स, इसको है बेटा 22 प्लस वाई, ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है बेटा 22 प्लस एक्स। ठीक है, ये 22 प्लस वाई कहीं और लिखा हुआ है 22 प्लस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा बेटा करेक्शन कर लेना, हालांकि मैंने कर लिया है 22 प्लस वाई। क्या होगा बेटा, इससे पहले कोई स्लाइड रही तो नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, कोई नहीं रही। देखो बेटा क्या होता है, यही हम लोगों ने कहा कि मानव नर में 25% शुक्राणु 22 प्लस एक्स और 50% 22 प्लस वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मानव मादा में 100% जो होते हैं वह कैसे होंगे बेटा, 22 प्लस एक्स वाले होंगे। यही हमने पढ़ा है कि यहाँ पर 50% जो शुक्राणु हैं वह 22 प्लस एक्स वाले होंगे, और 50% जो शुक्राणु हैं वह 22 प्लस वाई वाले होंगे, जबकि अंड जनन से जो अंडाणु बनेगा वह 100% जो कैसे होंगे बेटा, 22 प्लस वाई वाले होंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहां पर सपोज मैं कह रहा हूं कि यह है शुक्राणु 1 22 प्लस एक्स वाला, यह है शुक्राणु दूसरा 22 प्लस वाई वाला, और यहां पर जो है आपके क्या पड़ा है बेटा, 22 प्लस एक्स का अंडाणु पड़ा है। यह क्या है बेटा, देखना, यह है स्पर्म ए, यह है स्पर्म ए, यह क्या है बेटा, स्पर्म बी, स्पर्म बी, और यह क्या है, एग है। अगर सपोज मैं कह रहा हूं ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु के साथ फर्टिलाइज हो जाए, ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा बेटा, देखो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब क्या हुआ, यह एक मेल चाइल्ड के अंदर डेवलप्ड हो जाएगा, नर बच्चा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नर बच्चा। ठीक है, अगर ये वाला, सॉरी एक मिनट, नर बच्चा कैसे बन गया, मादा बच्चा बनेगा ना, मैं क्या वो मतलब भावनाओं में बह गया क्या, मादा बच्चा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मादा बच्चा, मादा बच्ची, फीमेल चाइल्ड बनती है। क्या बनती है बेटा,
फीमेल चाइल्ड बनती है। हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, अगर ये वाले आएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा आपके मेल चाइल्ड, नर बच्चा यहां पर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? मतलब ये शुक्राणु दो प्रकार के थे। अगर 22 प्लस एक्स वाला शुक्राणु 22 प्लस एक्स अंडाणु के साथ मिलता है तो बनती है मादा बच्ची, फीमेल चाइल्ड बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स। ये वाला शुक्राणु अगर जुड़ता है तो 44 प्लस, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं बेटा, 44 प्लस एक्स वाई, तो क्या बनेगा बेटा, मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां पर बेटा समझने की बात करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। अपने इंडिया के अंदर तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु मतलब उस पेरेंट को पूछते हैं कि आपको मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाइल्ड चाहिए। अगर मेल चाइल्ड चाहिए तो वह उसका मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के दौरान कौन सा शुक्राणु उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे और उसका फर्टिलाइज कर देंगे इस एग के साथ। उसको फीमेल चाइल्ड चाहिए तो ये वाला शुक्राणु उठा देंगे। मतलब हालांकि सही बात है इंडिया के अंदर नहीं है, अगर इंडिया के अंदर हो तो इसका बहुत सारा मिस यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मतलब जो लिंग का जो निर्धारण है वह कौन करता है बेटा, पिता करता है कि लड़की होगा या लड़का होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, उसका निर्धारण मेल पेरेंट के द्वारा होता है। अब इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ते हैं। क्या हुआ बेटा, अच्छा आगे चले गए, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखते हैं 10, अच्छा पहले आगे एक मिनट, देखो बेटा फादर ने क्या बनाया, x प्लस एक्स। अच्छा कहीं मेरे ख्याल से कहीं बीच में कोई स्लाइड छूटी तो नहीं है, देख लेते हैं बेटा एक मिनट। आज की क्लास बेटा बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा यही है, कोई छुट्टी नहीं। इस प्रकार ये जो है फादर जो है वो x प्लस वाई था, उसने x प्लस एक्स एक्स बना दिया और यहां पर एक्स वाई हो गया। अब यहां पर देखते हैं बेटा y गुणसूत्र में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण y गुणसूत्र करता है। देखना बेटा मैं कह रहा हूं ये है y गुणसूत्र, ये क्या है बेटा, y गुणसूत्र है। क्या है बेटा, y गुणसूत्र, y क्रोमोसोम है। बेटा देखना y गुणसूत्र के ऊपर एक बहुत ही विशेष प्रकार का चित्र उपस्थित होता है। y गुणसूत्र के ऊपर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं बेटा SRY रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, SRY रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। मतलब Y गुणसूत्र के ऊपर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है जिसे हम लोग SRY रीजन कहते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। बेटा सेक्स इस रीजन के द्वारा, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम के द्वारा एक विशेष प्रकार के कारक का निर्माण किया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा TDF। क्या बोलते हैं, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करेगा, ओवेरी के डेवलपमेंट को रोकेगा और टेस्टिस के डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। मतलब ये दो काम करेगा, एक तो क्या करेगा बेटा, इनहिबिट ओवेरी डेवलपमेंट, इनहिबिट ओवेरी डेवलपमेंट, इनहिबिट ओवेरी डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट टेस्टिस डेवलपमेंट, स्टिमुलेट टेस्टिस डेवलपमेंट। मतलब ओवेरी के डेवलपमेंट को तो इनहिबिट कर देगा और टेस्टिस के डेवलपमेंट को बढ़ा देगा। और इन दोनों के कारण जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इट विल बी डेवलप्ड एज मेल। क्या होगा बेटा, मेल में डेवलप्ड होगा, मेल की तरह डेवलप्ड होगा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। क्या कह रहा है कि Y गुणसूत्र के ऊपर एक बहुत ही शानदार रीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं SRY रीजन,
सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। इस गुणसूत्र के द्वारा, इस गुणसूत्र के इस क्षेत्र के द्वारा एक टीडीएफ फैक्टर का स्त्रवण किया जाता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यह टीडीएफ जो है वह दो काम करेगा। ओवरी की डेवलपमेंट को तो इनिबिट करता है और टेस्टिस के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वह मेल के रूप में डेवलप्ड होता है। अब देखना बेटा, अगर किसी कारणवश वाई गुणसूत्र का SRY रीजन खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वह नर नहीं बनेगा, वह स्टेराइल बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? स्टेराइल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि नर के लिए वाई गुणसूत्र पर उपस्थित SRY रीजन जो है, फंक्शनल SRY रीजन की उपस्थिति अति आवश्यक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बेटा देखना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ एग्स रिलीज इन द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमन इज अप्रोक्सीमेटली। एक महिला के जीवन काल में लगभग कितने अंडे निकलते हैं? मुझे बताइए बेटा, एक महिला का औसतन, अगर हम लोग, चलो इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, अच्छा आया ये, चलो इसको यहीं पे देख लेते हैं। बेटा देखना, अगर बात करें एक महिला की उम्र की, एक महिला की उम्र हम लोग 50 साल मान के चलें, क्योंकि 50 साल के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह बंद हो जाता है। 50 साल जो है, 50 साल के अंदर अगर हम लोग माने कि 13 साल जो है वह प्यूबर्टी है, 13 साल की क्या है बेटा? प्यूबर्टी है। तो मुझे बताओ वह रिप्रोडक्टिव फेज उसकी कितनी रही? रिप्रोडक्टिव फेज उसकी रही बेटा लगभग 50 - 13 मतलब 37 साल। कितनी रही बेटा? 37 साल। तो 37 साल के दौरान हर महीने एक एग रिलीज होता है, तो 1 ओवम पर मंथ, उसको 12 महीने से गुना कर दिया तो 12 ओवम एक साल में निकलेंगे। तो 12 × 37 अप्रोक्सीमेटली जो है 400 ओवा जो है एक मादा जो है अपने जीवन काल के दौरान जो है बनाती है। ठीक है, यहीं पे 400 जो है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो चलो लिख लो। क्या होगा? सपोज मैं कह रहा हूं मीनोपॉज कब होता है? मीनोपॉज होता है कि सर, मीनोपॉज होता है 50 साल में। प्यूबर्टी कब आती है? प्यूबर्टी आती है बेटा, या सॉरी मिनार्की कब होती है? मिनार्की लिख लेते हैं, इसी लेवल पे बात करते हैं। मिनार्की कब होती है बेटा? मिनार्की ये होती है लगभग 13 ईयर्स में। ठीक है, 13 ईयर्स में। तो इसका बीच वाला जो टाइम है 37 ईयर्स। 37 ईयर्स क्या है बेटा? यह है आपके रिप्रोडक्टिव फेज। ये क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 एग पर मंथ रिलीज होता है, पर मंथ, तो पर 12 एग्स क्या हो जाएंगे बेटा? 12 एग्स पर ईयर हो जाएंगे, पर ईयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 37 को 12 से मल्टीप्लाई करो, जो भी है आंसर जो आ जाएगा 444 अप्रोक्सीमेट जो है 400 एग्स। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट 400 जो है एग्स का रिलीज होता है। ये तो बेटा आइडियल कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन के अंदर ये होगा, और आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है। कई बार स्ट्रेस के कारण, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है एग का रिलीज भी नहीं होता है। ठीक है, फिर देखना बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्ड फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनती है? प्राइमरी फॉलिकल। 1 डिग्री का मतलब यहाँ पे बेटा इसको प्राइमरी oocyte है, 1 का मतलब प्राइमरी oocyte है। ठीक है, इसका मतलब है बेटा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल और एंट्रम। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो वह फटती है, और ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद एग का रिलीज होता है, और ग्राफियन रप्चर्ड जो ग्राफियन फॉलिकल है, रेमनेट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। तो आंसर जो चला जाएगा आपके प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल और एंट्रम। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ग्राफियन फॉलिकल जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा?
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। अच्छा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट, प्रथम मासिक धर्म चक्र कब शुरू होता है? पहली बात तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा? अपन लोग बोलते हैं बेटा मीनार्के। क्या बोलते हैं बेटा? मीनार्के बोलते हैं। रजो दर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? रजो दर्शन। और रजो दर्शन कब होगा बेटा? प्यूबर्टी के समय होता। प्यूबर्टी के समय, पार्चुरेशन के समय, प्रसव क्रिया के समय? नहीं भाई, प्रसव क्रिया के समय नहीं होता है। मीनोपॉज, मीनोपॉज तो बेटा 50 इयर्स एज पर होता है बेटा। ये तो क्या है? स्टॉपेज ऑफ, या स्टॉपेज ना कहकर पॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको तो बोलते हैं बेटा पॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी बिल्कुल सही है, प्यूबर्टी के समय जो है वह होता है। इम्प्लांटेशन तो क्या होता है बेटा? गर्भाशय की भित्ति में एम्ब्रियो का धस जाना। ठीक है, अंतरोपण क्या होता है? इम्प्लांट एम्बंडे, या चलो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखे कि गर्भाशय की भित्ति के अंदर एम्ब्रियो का धस जाना जो है वो इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जनरली ऑफ, मासिक धर्म चक्र आमतौर पर कितने दिनों का होता है? बेटा सभी हम लोग जानते हैं कि मासिक धर्म जो है आमतौर पर 28 या 29 दिनों का होता है। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 28 है, तो 28 जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? पहला है बेटा एफएसएच। एफएसएच को क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच को बोलते हैं बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच भी करता है, एफएसएच भी करता है, एस्ट्रोजन भी करता है। बिल्कुल थर्ड जो ऑप्शन है वह आपका आंसर चला जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, एलएच भी काम में आता है, एस्ट्रोजन भी काम में आता है। नेक्स्ट देखना बेटा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखना। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग भी इसको ध्यान रखना। हम लोग सभी जानते हैं कि 14th डे पर एलएच सर्ज होता है। क्या होता है बेटा? एलएच जो है वह सर्ज होता है, जो किसको इंड्यूस करता है? ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है वह अंडा से खुद जो है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है वो अंडा से खुद है नहीं। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट आंसर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, भले देखना चाहे तो पढ़ लो भले, कि द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पोल्यूसिडा इज सिक्रेटेड डायरेक्टली बाय द oocyte। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन तो oocyte बनाती है। हाउएवर द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा इज फॉर्म्ड बाय द सराउंडिंग फॉलिकल सेल विच आर द पार्ट ऑफ ओवेरी। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कोई ज़्यादा डिटेल के अंदर हमें जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड इन। मनुष्य में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होता है बेटा? अंडाशय के अंदर होता है? नहीं भाई। फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है? नहीं भाई। गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब में ही तो होता है बेटा। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र के अंदर होता है। किस में होता है बेटा? एम्पुला रीजन भी लिखा हुआ हो सकता है, या इस्तेमस एम्पुला जंक्शन। इस्तेमस एम्पुला जंक्शन भी अगर लिखा हुआ हो, दैट विल बी आल्सो द राइट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, पहले अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हालांकि समझाया, आज ही पढ़ाया है, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कि फर्टिलाइजेशन इज, निषेचन क्या है बेटा? निषेचन का मतलब क्या होता है कि अगुणित नर युग्मक शुक्राणु और अगुणित मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोन। डिप्लॉइड लिखा हुआ है तो ये आंसर गलत है, पढ़ेंगे नहीं, दोनों ही डिप्लॉइड लिखे हुए हैं। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म हैप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड जाइगोट थोड़ी बनता है बेटा, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है।
फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, इट विल बी द राइट आंसर। फ्यूजन ऑफ डिप्लॉइड स्पर्म, यहाँ पे इसने डिप्लॉइड स्पर्म लिख दिया, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड जाइगोट, ट्रिप्लॉइड थोड़ी बनता है बेटा, यहाँ पर ये गलतियां हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट चला गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्म डिफर फ्रॉम एग इन, शुक्राणु अंडाणु से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पहला कह रहा है हैविंग पावर ऑफ मोटिलिटी, बिल्कुल सही बात है, होता ही है बेटा। स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म हम सभी जानते हैं कि स्पर्म तो होते हैं मोटाइल, जबकि एग जो होता है वह कैसा होता है बेटा? नॉन मोटाइल। एग कैसा होता है बेटा? नॉन मोटाइल होता है। कोई संचित भोजन ना होने से, सही बात है बेटा, शुक्राणु के अंदर किसी भी तरह का स्टोरेज फूड मटेरियल नहीं होता है, जबकि एग के अंदर फूड मटेरियल होता है। स्पर्म के अंदर नो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, नो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, किसी भी तरह का फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, जबकि एग के अंदर स्टोर होता है, स्टोर फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तीसरा कह रहा है प्रोडक्शन इन मोर नंबर, सही बात है, स्पर्म जो है वह मल्टीपल्स नंबर के अंदर बनते हैं। स्पर्म का नंबर जो होता है मल्टीपल नंबर्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जबकि जो एग जो होता है ओनली सिंगल बनता है, एग जो होता है वह केवल एक बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना बेटा, ये इसको एक्सप्लेन कर देगा, हालांकि मैंने भी यही लिखा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म एंड एग इज, साइटोप्लाज्म और हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज, शुक्राणु और अंडाणु के कोशिका द्रव्य। बेटा अगर कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता है, कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कोशिका द्रव्य का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी, और केंद्रक का जो फ्यूजन होता है उसे हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियो का जो मतलब ही होता है ना, कैरियो का मतलब ही आपके क्रोमोजोम होता है। क्या होता है बेटा? क्रोमोजोम जो होता है कैरियो का मतलब होता है। क्लियर है बेटा? हो गया बेटा कि स्पर्म एंट्री हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, उसके बाद क्या होती है बेटा? प्लाज्मोगेमी होती है, और उसके बाद कैरियोगेमी होती है। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शंस वगैरह है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। एनसीईआरटी बिल्कुल फ्रेश प्योर एनसीईआरटी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। बढ़िया बेटा, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप लोग हमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ बेटा, सेव कर लेते हैं ताकि सेव जो है हम लोग भूल ना जाए। अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है बेटा, मन लगाकर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 7th लेक्चर है, ठीक है बेटा। ये अच्छे तरीके से पढ़िए, साथ में क्वेश्चन भी करते रहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।